सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बहुत से लोग अभी भी मुबारकबाद के पैगामात भेज रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे जो है मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें इरफान अहमद खान साहब ने भी बड़ी साथ दिया हमारा, बड़ी मेहनत मेरा हल की, और लोग इनके प्रोग्राम भी पसंद करते हैं। हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और ख़ासा हमारे साथ हैं। और इनसे पूछेंगे कि दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं, और इस वक्त जो आप देख रहे हैं इंटरनेशनल तौर पे भी, और ख़ासकर इंग्लैंड में नए नए फैसले हो रहे। खासा वो इंग्लैंड के जो फैसले, कल भी इस पे प्रोग्राम किया था, इसकी वजह से पूरी दुनिया में काफ़ी खलबली मच गई है और कहा जा रहा है कि हो सकता है ये दोबारा रिवर्स कर दिए जाए। आप देख रहे हैं इनको? पहले नंबर में तो मुबारक साहब, आपको बहुत मुबारक हो। मुझे भी आपकी अभी इस प्रभाव से पता लगा कि आप 1 लाख सब्सक्राइबर आपके हो गए हैं। जी, मतलब आपने बड़ी मेहनत की है। एक लंबे अरसे से मुस्तकिल मिजाजी के साथ चैनल चलाना आसान नहीं है जी। और आपने ये काम करके दिखाया है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। आप यकीन मुबारकबाद के मुस्तहिक है। हमारा शहर तो बहुत छोटा है, आप सुबह सुबह पकड़ लेते हैं, तो मैं जो मेरे उस वक्त तक मेरे इल्म में होता है मैं बयान कर देता हूँ। असल में जो है वो आपके कोलीग्स है जिन्होंने सबकी मेहनत है, सबकी मेहनत है, सबका शुक्रिया। जी खान साहब। तो जहाँ तक बरतानिया वाली बात का ताल्लुक है, देखिए वो कल पॉलिसी उन्होंने ऐलान तो कर दी है, उसके अंदर 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर दुनिया खामोश नहीं रहेगी। तो क्योंकि ये बहुत जेनवा कन्वेंशन जो है उसके तहत असाइलम जिसने मुल्क में साइन किया था वो उस जेनवा कन्वेंशन के फैसले का मुताबिक इमिग्रेशन या असाइलम के फैसले कर सकता है। इमिग्रेशन के अंदर तो हर मुल्क आजाद है अपनी जो मर्जी पॉलिसी इख्तियार करे, लेकिन जो असाइलम का कानून है वो तो जेनवा कन्वेंशन के तहत ही उसके फैसले होते हैं। अब इन्होंने कल के फैसले में पाबंदी लगा दी है कि हर हफ्ते जो अलाउंस दिया जाता था या जो इमिग्रेशन इनको असाइलम वालों को जो रिहाइश दी जाती थी उस तरह से हाथ उठा लिया उनका कि ये हम प्रोवाइड नहीं, जरूरी नहीं है कि हम प्रोवाइड करें। ये नहीं कहा कि हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये कहा कि हम जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रोवाइड करें। तो अब ये जेनवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अगर वो कहते हैं कि 4 लाख आए हैं पिछले 3 सालों के अंदर हमारे पास असाइलम सीकर, और हम कब तक भी रिहाइश जो है वो प्रोवाइड करें या ये जेब खर्च जो है ये हम देते रहे। तो बहरहाल इसके ऊपर यकीनन तो यूरोप भी बोलेगा और दुनिया भी बोलेगी कि जब पूरी दुनिया के बादशाह आपके हाथ में है, कहते हैं बरतानिया ऐसी बादशाह कोई नहीं, तो फिर जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। तो इस किस्म के कानून जो बना रहे हैं उसमें भारत को फिर यह है कि वो कहते हैं कि हम असाइलम का हक नहीं देंगे। हर 2.5 साल के बाद जो असाइलम सीकर है उसके केस का जायजा लिया जाएगा। अगर उस दौरान वो मुल्क महफूज मुल्क की फहरिस्त में आ गया होगा तो हम उस बंदे को डिपोर्ट कर देंगे, उसको वापस उसके मुल्क में भेज देंगे। तो मतलब जो जेनवा कन्वेंशन के तहत जिस तरह असाइलम एक दफा अदालत दे देती है उसके लिए वो कहते हैं 20 साल हम इंतजार करवाएंगे। तो मुझे तो बहरहाल हर मुल्क अपनी पॉलिसी होती है कि कितनी जल्दी केस लगवाता है या कितनी अदालतें बनाता है अपने मुल्क के अंदर। तो वो ऐसी पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं जिससे आने वाला जो है वो तंग होकर जिंदगी जो गुजारे। लेकिन जिन लोगों ने आना है, आपको पता है बरतानिया के अंदर इलीगल काम करना बड़ा आसान है जी, क्योंकि इमिग्रेंट्स इतना ज्यादा है वहां पर, गोरा कम है इमिग्रेंट ज्यादा है, इसलिए लोग काम वगैरह ढूंढ लेते हैं, काम मिल जाता है वहां पे इलीगल। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि इस किस्म की पॉलिसी बनाने से उनको ज्यादा फर्क पड़ेगा। फर्क तो यकीन पड़ेगा, लेकिन यह कि ज्यादा फर्क उनको शायद ना पड़े और ये पॉलिसी उनको वापस लेनी पड़े। इसके बजाय कोई ऐसी पॉलिसी जो दुनिया को भी काबिल कबूल हो और लोग उसके ऊपर ऊपरली तनकीद शुरू हो जाए, इस किस्म की पॉलिसी उनको बनानी पड़ेगी। वापस मतलब अपना सफर जो है वो इसे एक लेवल किस्म की पॉलिसी के साथ शुरू करना पड़ेगा। जहां तक ये तो बरतानिया की है। और बाकी ये है कि मोहम्मद बिन सलमान कल से अमेरिका पहुंचे हुए हैं और इस दौरे का बड़ा इंतजार था अमेरिका के। 2018 के बाद ये इनका 6 साल के बाद का दौरा है और ये इन हालात में हुआ है जबकि इनके आने से पहले अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा शोर डाला गया कि जी इब्राहिमी मुआहदा जो है
उसमें मुसलमान मुल्क जो है वो शामिल हो जाएंगे। और कहने का मकसद यही था कि जब मोहम्मद बिन सलमान ये आएंगे और उनके साथ हम 600 मिलियन की डील भी कर रहे हैं, 600 बिलियन की, और फिर हम इब्राहिमी माहदे में उनसे साइन करवाएंगे, और जब वो कर देंगे तो फिर बाकी मुसलमान ममालिक भी कर देंगे। ये बैकग्राउंड बताई जाती रही है अमेरिका की तरफ से जी। लेकिन रशिया खुद सऊदी अरब ने इस पर कोई हाँ नहीं भरी, लेकिन ये भी कहा है कि भाई हम जब तक फलस्तीन की आजादी मुल्क की हमें गारंटी नहीं दे दी जाती कि हाँ फलस्तीन का क्या माहौल में आ जाएगा, उस वक्त तक हम इब्राहिमी माहदे में शामिल नहीं होंगे। अब बहरहाल ये दौरा इस लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और इससे आने से पहले इस्लामिक काउंसिल के अंदर जो गजा का अमन मुआहदा है, पीस बनाया है 20 नुकाती, उसको भी कल रात पास करवा लिया गया है अमेरिका की तरफ से, जिसमें तमाम मुसलमान ममालिक पाकिस्तान समेत जो है उन्होंने उसमें हक में वोट दिए हैं, जबकि रशिया और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और जिस पॉइंट पे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं समझ आती क्यों मुसलमान ममालिक ने उसको इग्नोर किया। वो ये कहते हैं कि जो आपने वहां अमन फौज लेके जानी है उसका आप ऐलान करें पहले, वो कौन कौन से ममालिक शामिल होंगे, कितनी फौज होगी, और वहां जो आप हुकूमत कायम करना चाहते हैं पीस के नाम के ऊपर, पीस ग्रुप के नाम पे, उसमें कौन लोग शामिल होंगे। उन दोनों का अगर ऐलान हो जाए तो फिर यकीनन हम वोटिंग में हिस्सा ले लेते हैं। अब ये अमेरिका की मतलब उनकी अपनी पॉलिसी है, तो उन्होंने इस चीज को कायम रखा हुआ है और लोगों तक बात नहीं जाने दे रहे, दुनिया को पता नहीं लगने दे रहे कि वहां कौन सी अमन फौज बनाई जाएगी, उनका मकसद क्या होगा, क्या उसके काम होंगे। ये सारी तफसील इस्लामिक काउंसिल करारदाद में कल शामिल नहीं थी। तो एक और सवाल जो उठ रहा है दुनिया के अंदर, जिसपे दुनिया की तवज्जो उड़ रही है, तो सूडान में जो लड़ाई हो रही है 2 लाख अफराद है, उनमें ज्यादातर मुसलमान ममालिक जो है असला और किराए के फौजी देने वालों में मुसलमान ममालिक शामिल है, और उनमें पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा है। ये एक सवाल जो है कि भाई एक तरफ आप अमन की बात करते हैं और सूडान में लड़ाई के अंदर आप खुद आपके ममालिक से किराए के फौजी भी जा रहे हैं और असला भी जो है वो दिया जा रहा है उधार लड़ने वाले ग्रुपों को। ये सवाल जो है आइंदा मैं समझता हूँ आइंदा चंद दिनों में काफी इम्पोर्टेंट इख्तियार करेगा और इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठेगी। और बाकी यूक्रेन और फ्रांस का मुआहदा कल आपने सुन लिया होगा कि यूक्रेन और फ्रांस के दरमियान नया मुआहदा हुआ है, जिससे 150 राफेल तैयारे जो है वो यूक्रेन खरीदेगा। 100 यूक्रेन राफेल तैयारे यूक्रेन खरीदेगा फ्रांस से। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम और जो ड्रोन है वो भी खरीदे जाएंगे। इसकी पेमेंट कौन करेगा, ये टोटल कितने की डील है, इसको खुफिया रखा गया है। और कमाल की बात यह कि अभी 1 हफ्ता पहले यूक्रेन ने इसके साथ स्वीडन के साथ मुआहदा किया है और 150 तैयारे जो हैं वो स्वीडन को तैयारा बनाता लड़ाका वो खरीदने की मुआहदा किया है। अब इतनी बड़ी रकम एक तरफ जो ममालिक यूरोप के इमदाद करते हैं वो सारे इस वक्त अंडर प्रेशर है, जर्मनी समेत, और यूक्रेन को इतने बड़े मुआहदे हो रहे हैं, इनकी बैकग्राउंड में इनको पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन देगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो फिर जर्मनी से या फ्रांस से खुद उसे मदद करनी है, यूरोप में पैसा देना है, तो फिर ये इस पैसे के लिए एक दफा फिर यूरोप के अंदर महंगाई बढ़ेगी, यूरोप के जो लोग हैं वो अंडर प्रेशर में आएंगे। बहरहाल इसके कल शाम जो जर्मनी इसके यूक्रेन के सदर के वापस आने के बाद फ्रांस के सदर जो है जर्मनी आए और मैच के साथ उनकी मुलाकात हुई है। बाद में शाम का जो खाना हुआ है उसमें अपने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर भी खाने में शामिल हुए हैं, जो गुफ्तगू में शामिल है। ये सारी की तफसील तो अभी सामने नहीं आई, अखबार में ये ओपन नहीं हुई, लेकिन ये क्या पता लग जाएगा कि इस मुलाकात का मकसद क्या था। बहरहाल ये इस वक्त दुनिया की हलचल है जो इस वक्त इधर से उधर कह लें आप सियासी हालात का जो प्रचार कर रहे हैं, उस पर बड़ी ताकतों के लोग हैं परेशान, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसे स्टेप उठाए जाने हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा भागदौड़ जो है वो इधर से उधर हो रही है। आया इसकी बैकग्राउंड के अंदर जो अमेरिकन पॉलिसी है जो गजा में उठाया जाना है उसकी वजह है, या यूक्रेन की जंग की वजह है,
कोई ना कोई वजह है जो चंद दिन में सामने आ जाएगी। जी हाँ साहब, एक सवाल तो ये है कि इस वक्त एक खबर चल रही है कि रूस बहुत ज़्यादा तादाद में फ़ौज जो है वो इकट्ठी कर रहा है, वो तो लाख के हिसाब से बताई जा रही, 1.5 लाख के हिसाब से, और एक बड़ा हमला करके मुकम्मल यूक्रेन पे कब्जा करना चाह रहा है। क्या देखते हैं आप ऐसे हालात आने वाले दिनों में? जमीनी कब्जा तो शायद मुमकिन ना हो, इतना बड़ा यूक्रेन छोटा मुल्क नहीं है। हाँ, जो इलाके यूक्रेन के साथ या क्रीमिया के साथ मिलते हुए हैं उन पे वो ऑलरेडी कब्जा कर चुका है, और उन इलाकों को जो उससे मिलते हुए हैं मजीद कब्जे की कोशिश वो करेगा। लेकिन ये कि पूरा यूक्रेन पे कब्जा कर लेना वो तो फिर यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तो उसको शायद वो वहां तक इसको स्टेप ना उठाने दें यूरोपियन ममालिक मिलकर। हाँ तो दूसरा अहम सवाल ये है, जिस तरह शुरू में इंग्लैंड की बात की, तो अगर इंग्लैंड में किसी को रहाइश नहीं देंगे, किसी को पैसे नहीं देंगे, तो पहले ही वहाँ तो क्राइम में इजाफा है। कहते इतनी चोरी हो रही है कि पुलिस जो है वो भी कुछ नहीं कर पा रही। तो आप देखते हैं इसमें इजाफा होगा? देखिए, दिन ब दिन क्राइम बढ़ रहा है। अभी कल ही मंडे को जो यूरोपीय यूनियन है इनके मिनिस्टर्स जो है वो मिले हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि 61 ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जिनको बगैर वीजे के यूरोप में आने की इजाजत है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन यूनियन ममालिक के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने नजरसानी करने का फैसला किया है कि उसकी वजह यही है, वो कहते हैं कि बहुत सारे हमारे ममालिक में जो क्राइम बढ़ रहा है वो बाहर से आने वाले जो है वो भी क्राइम में मुलव्वस है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, जो यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं, वो कहते हैं वो और बात है, उनके लिए हमको ऐसी पाबंदी नहीं लगाते। लेकिन जो भी इसका पॉलिसी मौजूद है 61 ममालिक के लिए, उसके ऊपर नजरसानी की जाएगी और विद इन 2 months 3 months वो कहते हैं हम नई पॉलिसी ला के तो फिर हर बंदे को जर्मनी यूरोपीय यूनियन में दाखिला जो है वो बंद करेंगे, बल्कि वीजा लेके दुनिया को जो है वो आना पड़ेगा। तो इस किस्म की पॉलिसीज भी करने पर वो मजबूर हो गए। उसकी वजह यही है कि क्राइम बढ़ रहा है जी। और जो बात आपने की है, यकीनन इन बातों से जो ऐसी पॉलिसी इख्तियार करेंगे बरतानिया वाले, तो वहां भी क्राइम में इजाफा होगा। इंसान को भूख तो लगती है, उसका खाना तो है कहीं ना कहीं, रात तो गुजार रही है रहने के लिए। अच्छा, थोड़ा पाकिस्तान चलते हैं। आज का वजीर दाखिला एयरपोर्ट पे जाते हैं, लोगों से पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान में कोई रहना नहीं चाह रहा, लोग लाखों रुपए देते हैं, उनको बैठने नहीं दिया जाता, जहाज़ों से ऑफलोड कर दिया जाता है, और वहाँ हालात ऐसे नहीं कि लोग ज़िंदगी गुजार सके। क्या देखते हैं, क्या चाहती है पाकिस्तानी गवर्नमेंट? देखिए, ये शिकायत मौजूद है कि बाज़ लोग जिनको वीज़ा, प्रॉपर वीज़ा उनके पास होता है, उनको भी इमिग्रेशन वाले नहीं चढ़ने देते और उनसे फिर पैसे बटोरते हैं। ये शिकायत बहुत ज्यादा बढ़ गई है इमिग्रेशन के मामले में। तो इसलिए मुमकिन है कि वज़ीर दाखिला साहब जो है वो जायजा लेने के लिए गए हों उन शिकायत का जो पैदा हुई है FIA के मामले में। तो उसकी तहकीक के मामले में उन्होंने खुद से सोचा कि मैं जाके जायजा लूं। इसके अलावा तो कोई ऐसी वजह मुझे नजर नहीं आती कि भाई या ये है कि भाई इलीगल अफराद को चढ़ाया जाता हो FIA की तरफ से, तब भी मुमकिन है। वो ऐसी कहानी तो है नहीं अब दुनिया के अंदर। वो कहते हैं बदनामी का बायस बन रहे हैं पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में जाके, इसलिए कि जो बहुत ज्यादा लोग जो है, जाहिर है कि ये तो मिडिल ईस्ट जाने वाले हैं जो कि वीजा लेके जाते हैं, जिनके पास वर्क परमिट होता है। लेकिन फार ईस्ट में बहुत ज्यादा दुनिया इस्तेमाल कर रही है, जाके असाइलम अप्लाई करते हैं। इन ममालिक ने, फार ईस्ट के ममालिक ने जेनेवा कन्वेंशन साइन नहीं किया हुआ, इसलिए वहां पे वो यूनाइटेड नेशन के को जाके एप्लीकेशन देते हैं कि जा, तो वहां पे फिर यूनाइटेड नेशन जो है वो उनको जो रहाइश वगैरह तो मुहैया नहीं करती, कोई कैंप मुहैया नहीं करती, लेकिन वहां की दफातर के ऊपर यूनाइटेड नेशन के बहुत ज्यादा बोझ बढ़ जाता है। वो जब तक उनको कहीं नई ममालिक में कहीं राब्ता ना हो, कहीं से कोई ऑफर ना मिले, उस वक्त वो उन्हीं ममालिक में रहते हैं। तो वो उन ममालिक की, फारिश ममालिक के ममालिक हुकूमतें हैं, वो भी पाकिस्तान की हुकूमत से तंग है। इस मामले में बातचीत कई दफा कर चुकी हैं कि भाई अपने बंदे यहाँ से वापस लाओ जो कई साल से इलीगल बैठे हुए हैं। और यूनाइटेड नेशन भी चाहती है कि भाई ये सिलसिला को मजीद बढ़ता चला जा रहा है,
तादाद बढ़ रही है हर साल वहां पे के लोगों के इकट्ठे होने की, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो हमारी मदद करे। तो मुमकिन है कि उसी को देखने के लिए भाई ये लोग क्यों यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वजीर दाखिला साहब जो है वो जायजा लेने के लिए वो गए वहाँ एयरपोर्ट को। खान साहब, वजीर दाखिला साहब को ये तो नज़र आ रहा है लोग जा रहे हैं, तो ये नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो खिलाफवर्जी होती है, कभी बलूचिस्तान के लोगों के साथ, कभी क्रिश्चियन बरादरी है, कभी अहमदी है, इनके साथ, और ये लोग वहाँ भी अपने आप को महफूज नहीं समझेंगे तो फिर क्या करें, किधर जाएं लोग, क्या करें? देखिए, ये दुनिया के अंदर जो हिजरत का मामला है ये इसको हमेशा से जारी है और इसको रोका भी नहीं जा सकता। वक्ती तौर पर हुकूमतें कामयाब हो जाती हैं इनको अपने स्टेप उठाने के बाद, लेकिन इसके लिए कोई फोर्स तो नहीं लगाई जा सकती मुस्तकिल। दुनिया में बदमनी, गुर्बत, हर चीज में इजाफा हो रहा है। खसूसन पाकिस्तान के इलाकों के अंदर या और जो पहले थर्ड वर्ल्ड है उन सब में मजीद गुर्बत जो है बढ़ रही है इन जंगों की वजह से जो दुनिया में लगी हुई है। तो जाहिर है लोगों ने किसी न किसी तरह से निकलना है अपने आप को सेव करने के लिए। अगर अपने मुल्क में जगह नहीं मिलती तो फिर इंसान बाहर की तरफ रुख करता है। इसलिए उनको नजर आए या ना आए, इस अमल को रोकने में वो कामयाब नहीं होंगे। वक्ती तौर पर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ये इसका मुश्किल हल हुकूमत के पास नहीं है। तावक्त है कि हुकूमत में खुद इतना दमखम हो जाए या इस कदर तरक्की कर ले सादी तौर पर मुल्क के लोगों को बाहर जाने की जरूरत ना हो, और वो हालात पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जिस तेजी से आबादी में इजाफा हुआ है उस तरह से इक़्तिसादी तरक्की मुल्क के अंदर नहीं हो रही। आखिर पे इस अहम सवाल, शेख हसीना वाजिद को साए मौत सुना दी गई है, क्या देखते हैं कि अदालत ने जो फैसला दिया है अमल तो नहीं होगा? ज़ाहिर है इंडिया में वो बैठी हुई, इंडिया हवाले तो नहीं करेगा, तो क्या मैसेज दिया गया है? देखिए, इसके लिए दुनिया के अंदर मैसेज है कि उन्होंने, हसीना वाजिद साहब ने, इसमें कोई शक नहीं कि वो लिबरल है और उन्होंने बहुत काम भी किया है एक अपने मुल्क के लिए। लेकिन उनके आखिरी 5 साल जो है उनके अंदर वो बहुत ज्यादा उनकी पॉलिसी जो थी वो कहना चाहिए अपने मुखालफिन के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक कर रही थी और एक किस्म की फुल डिक्टेटर बनी हुई थी। और जो भी उनके आगे, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो हुकूमत का कारिंदा हो, चाहे वो सियासी पार्टियां हो, उनके साथ उनका सलूक जो था वो बहुत ही जालिमाना शक्ल इख्तियार कर गया था। इसकी वजह से उनके खिलाफ एक रिएक्शन सामने आया, और जब रिएक्शन सामने आ जाए, वो कामयाब हो जाए, तो फिर ज़ाहिर है कि वो बंदा जिसके खिलाफ जो इक़दाम उठाए जाते हैं उसको फिर बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, और ये वो फेस कर रही हैं। चलो, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, मुल्क में खान साहब ने बड़ी बात कही कि नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे, लेकिन जो, चलो इसमें एक अहम सवाल है कि जो हालात हैं वहाँ पे कारोबार के या हमारे मुल्क के गुरबत अफलास, आप सादा लफ्ज़ों में कह लें, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे आज़ादी नहीं है। आपके ऊपर झूठे केस बनाए जाते हैं, मजहबी आज़ादी नहीं है। इस तरह तो तवज्जो दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती, लेकिन इस तरह भी कोई तवज्जो नहीं दे रहा। और ये भी वजह है लोग जो है वो मुल्क छोड़ के वहाँ से बाहर निकलते हैं। मेरी क्योंकि बात होती रहती लोगों के साथ, आपको मजहबी लिहाज से इतनी नफरत का सामना करना पड़ता है, कोई मुलाजमत नहीं मिलती, स्कूल में बच्चों के लिए मसाइल हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कई चीज़ें। इस तरफ भी वज़ीर दाखिला साहब तो जो देनी चाहिए, एयरपोर्ट पे जाके लोगों को चेक कर रहे, पहले पार्लियामेंट में ये चीज़ें ख़त्म करवाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।